गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। खनिजों का वितरण जो है पूरे विश्व में किस किस महाद्वीप में किस प्रकार से कौन कौन से खनिज का वितरण है, इसको हमने पढ़ चुका था। साथ में हमने देखा था कि भारत में जो है खनिजों का वितरण कहाँ पर किस किस प्रकार से कौन कौन से खनिजों का वितरण है, इसे भी हम पढ़ चुके थे। खनिजों का क्या उपयोग है, उनका खनिजों का किस प्रकार से संरक्षण करना चाहिए, शक्ति के संसाधन क्या क्या हैं, इसमें हमने परंपरागत स्रोत इसको पढ़ा था। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। पौधों और जानवरों के अवशेष, जैसे कि कोई भी ऐसी कोई भू आपदा आ जाती है जिसके कारण से क्या होते हैं, पौधे या फिर जो मृत जीव जो होते हैं उनके जो अवशेष हैं लाखों वर्षों तक जब धरती के अंदर दबे रहते हैं, और जब धरती के अंदर दबे रहने के बाद में उससे धरती के भीतर ही उसको ताप और दाब जब मिलता है तो उसी के प्रभाव से वह जीवाश्मी ईंधनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित मात्रा में हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। मतलब कि इसका उपयोग जो हमारी जनसंख्या है, विश्व में जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है, उसमें कोई भी उसकी जो रफ्तार है जिस गति से बढ़ रही है उसमें कोई भी उसकी रफ्तार को रोका नहीं जा सकता है। तो जिस दर से वह बढ़ रही है उसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। मतलब कि ये जो ईंधन का जो निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, जितने वर्ष इसको लगते हैं उससे कहीं अधिक रफ्तार से जो है ये जनसंख्या जो है बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण से इसका उपयोग भी उसी रफ्तार से किया जा रहा है, जबकि इसका निर्माण दर क्या है, इससे कहीं अधिक कम है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। उसके बाद में देखते हैं ईंधन। ईंधन के बाद में देखते हैं कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्ण और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला कैसे बना है? कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, और कोयला जिसका उपयोग हम करते हैं ये क्या है, लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्ण और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। यहाँ पर जो है कोयला जो है पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, ईंधन हो गया, ईंधन के बारे में हम जो पढ़े हैं, तो ईंधन के अंतर्गत आता है जीवाश्मी ईंधन। तो जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत कोयला को हम पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम को पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे जो कि परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो अब देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने में से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय या तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण
से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोल से ही ये सारी चीजें जो हैं तैयार, यानी कि पेट्रोलियम से ही इन सब चीजों को तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पादों को ही उत्पाद जो होते हैं उसे ही काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सारे हैं। और भारत में अगर इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र को हम देखते हैं तो इसमें से आता है असम में डिगबोई, और मुंबई में आता है बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। ये डेल्टाई क्षेत्र में होता है। इसके बाद देखते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ में पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि के चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक भी हैं वो चिंता के विषय हैं। जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इनसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की और बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। इसके बाद आता है जल विद्युत। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। आप अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 32 में यहाँ पर जल विद्युत का चित्र दिया हुआ है। आपको जैसे जैसे इसमें बताया जा रहा है किस प्रकार से इसको घुमाया जाता है, किस प्रकार से जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश जो हैं वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है बना हुआ है, गांधी सागर जो बना हुआ है, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सारे बांध जो हैं यहाँ पर जल विद्युत केंद्र जो है बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में देखिए जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण में भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत क्या आ रहा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, यानी कि इसको पुनः पूरित हो जाता है, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसके उपयोग की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं देखते हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या क्या लाभ है? इससे क्या होता है? ये प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। इसको सिर्फ स्थापित करने तक इसमें जो लागत लगती है, लेकिन स्थापित हो जाने के बाद में कम लागत लगता है।
तीसरा है सुरक्षित और साफ होता है। उसी प्रकार से इससे क्या क्या हानि है, पवन ऊर्जा जहाँ पर यह इससे लाभ है वहीं पर इससे कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत महंगा पड़ता है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आती है, पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। उसी के साथ में सौर ऊर्जा का अगर हम लाभ देखें तो यह असमाप्य होने वाला साधन है, संसाधन है और प्रदूषण मुक्त होता है। और इसकी अगर हानि देखें तो सौर ऊर्जा जो होता है बहुत खर्चीला होता है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। इस स्रोत के अगर विस्तृत होता है तो इसकी ऊर्जा की बर्बादी होती है। वहीं पर अगर हम देखें ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा से हमको क्या लाभ होता है, प्रदूषण मुक्त होता है और असमाप्य है, मतलब कि समाप्त नहीं होता है। हानि क्या होता है, वन्य जीव आवास का नष्ट होना। वन्य जीव आवास के जो वन में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके आवास जो है नष्ट हो जाते हैं, दोहन में कठिन। ठीक है, इसके बाद देखें ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत है, उसमें जैसे कि परमाणु ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा से हमको क्या लाभ होता है, परमाणु ऊर्जा जो है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है इससे। और हानि क्या होता है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला होता है। वहीं पर बायोगैस में अगर उसका लाभ देखते हैं तो कम लागत लगती है, इसमें उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। और वहीं पर हानि देखें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। वहीं पर देखें भूतापीय जो ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा में लाभ होता है, स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध होता है। और हानि देखें शहर में बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। तो आज हमने देखा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। आगे की क्लास में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे।